अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू ज़बान की सब्जेक्ट में ज़बान की महारतें इस चैप्टर को देखेंगे, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के अंदर भी यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कॉमन चैप्टर है लैंग्वेजेस के अंदर। ज़बान के फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर भी, सेकंड और आपकी चाहे वो इंग्लिश लो या आप हिंदी लो या मराठी लो, उनके अंदर भी यही चीज़ें आपको स्किल्स देखने को मिलेंगी, महारतें देखने को मिलेंगी। हिंदी में से कौशल्य कहते हैं, इंग्लिश में से स्किल्स कहते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल्य और ज़बान की महारतें। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर पूरा बहुत सारी तमीदी गुफ्तगू किताबों में आपके अंदर मिलेंगी। हम डायरेक्ट पॉइंट पर गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ेंगे कि ज़बान की तदरीस के अंदर या ज़बान की महारतों के अंदर 4 बुनियादी महारतें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले है सुनना, उसके बाद दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। ये 4 बुनियादी महारतें आपको किताबों में पढ़ने को और देखने को मिलती है। ठीक है, आम तौर पर ये जो 4 में से दो जो महारतें हैं, जिसके अंदर 2 महारतें हैं पढ़ना और सुनना, ये रिसेप्टिव स्किल्स कहलाता है। ठीक है, कौन कौन सी 2 महारतें? पढ़ना और सुनना। ये 2 महारतों को रीडिंग और लिसनिंग, दीज बोथ स्किल्स आर नोन एज रिसेप्टिव स्किल्स। इन 2 महारतों को हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। उर्दू में कहते हैं अग़ज़ी महारतें या उसूली महारतें या फिर तहसीली महारतें। ठीक है, इतने नाम आपको इन दोनों महारतों के लिए देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके बाद बाकिया 2 महारतें जो 4 में से, जिसके अंदर पहली है बोलना और लिखना। ये 2 महारतें इजहारी महारतें कहलाती है या फिर इजहारी पैदावारी महारतें कहलाती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। क्योंकि ऊपर की जो हमने रिसेप्टिव स्किल्स देखे हैं, पढ़ना और सुनना, इन दोनों के अमल में भी इंफॉर्मेशन अख्ज़ की जाती है। अगर बच्चा सुन रहा है तब भी वहाँ पर इल्म को, इंफॉर्मेशन को अख्ज़ किया जाता है। जब बच्चा पढ़ रहा है, कोई कंटेंट उसके सामने है, तो जो कुछ भी टेक्स्ट में, कंटेंट में इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, वो उसे अख्ज़ करता है, ये रिसीव करता है। इसलिए सुनना और पढ़ना, इन 2 महारतों को रिसेप्टिव स्किल्स कहा जाता है, उसूली या तहसीली महारतें कहते हैं। ठीक है, आसान ज़ुबान में। दूसरे जो हैं बोलना और लिखना। बोलने के दौरान भी और लिखने के दौरान भी ये हमारे इजहार ख़ुदी के वसीले हैं। इंसान अपने ख़यालात का, एहसासात का, जज्बात का एहसास बोलने के ज़रिए और लिखने के ज़रिए करता है। ठीक है, अपनी चीज़ों को ज़ाहिर करता है, इसलिए हम उसे इजहारी पैदावारी महारतें उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। दोनों चीज़ें समझ में आ गई? आगे बढ़ें? जी सर। चलिए, नेक्स्ट है, सबसे पहले 1 बाय 1 हम 4 महारतों को देखेंगे। सबसे पहले है सुनना। ठीक है, सुनना जिसे आमतौर पर समात पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ये जो सब आमोजिश या इक्तिसाब दोनों की बुनियादी इकाई है। जब अगर आपको आमोजिश का अमल भी करना है तो आपको सुनना आपके लिए लाजमी है। अगर आपको इक्तिसाब का भी अमल अंजाम देना है तो उसके लिए भी बुनियादी इकाई समात या सुनना है। ठीक है, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, समात के अंदर, सुनने के अंदर, उस चीज़ को भी हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, आम तौर पर सुनना बुनियादी महारत बरा इक्तिसाब, इस तरीक़े का ख़याल माना जाता है। ठीक है, सुनना बुनियादी महारत है इक्तिसाब की। हम जानते हैं इक्तिसाब किसे कहते हैं। फितरी तौर पर जब हम इल्म हासिल करते हैं, लोगों से सीखते हैं, तो बुनियादी जो चीज़ है वो सुनना ही आपको लगेगी, दरकार होगी। ठीक है, उसके बाद है सुनना ज़बान की आमोजिश का बुनियादी जुज़ है। इसी तरह जिस तरह आमोजिश का इक्तिसाब का बुनियादी जुज़ है, इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, कोई आमोजिश का अमल अंजाम देना है, उसके लिए भी सुनना एक बुनियादी जुज़ है। नेक्स्ट है समात और सुनना। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा था कि सुनना एक लफ्ज़ है और दूसरा है समात।
इन दोनों में लफ्ज़ी तौर पर मानी तौर पर दो फ़र्क पाए जाते हैं। सुनना के अंदर लाशऊरी जो आवाज़ें हमारे जहन के अंदर, हमारे कानों के अंदर पहुंचती है, वो सब सुनने के अंदर शामिल है। ठीक है, हो सकता है कि आप इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप मुझे समाअत कर रहे हैं, यानी कॉन्सनट्रेशन के साथ शऊरी हालत में आप जो सुन रहे हैं वो समाअत कहलाती है। इसके अलावा मेरी आवाज़ के अलावा आपके कानों पे जो जो सराउंडिंग की आवाज़ें आपके कानों पर पहुंच रही हैं वो आपका सुनना का अमल है। ठीक है, सुनने के अंदर आप ज़रूरी नहीं है कि आपका कंसंट्रेशन हो। माहौल में जब हम रहते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें हमारे कानों पर पड़ती है जिसे हम सुनना कहते हैं, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर मुतकल्लिम को, पर्टिकुलर साउंड को हम शऊरी तौर पर सुनते हैं उसे समाअत कहते हैं। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट है जी सर। समाअत की दो किस्में हैं। ठीक है, अब समाअत का माने वसी हो गया आपके सामने, समाअत का तस्वुर आपके समझ में आ गया कि बाशऊरी तौर पर जब हम सुनते हैं वो समाअत है। उसकी दो किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है तामुलाती समाअत। तामुलाती समाअत या इंटरेक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं? जब हम किसी को रूबरू बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसी के आमने सामने होकर बात करते हैं, उसे हम कहते हैं गुफ्तगू के दौरान की जाने वाली बात, उसे हम कहते हैं तामुलाती समाअत। ठीक है, दो सूरतों में से पहली सूरत ये है, मान लीजिए कि टेलीफ़ोन पर हम बात करते हैं, फ़ोन पर हम बात करते हैं, तो उस जानिब एक शख्स होता है और हम अपनी बात करते हैं, एक तरफ से सुनी जाती है, दूसरी तरफ कही जाती है और सुनने और बोलने का अमल होता है, इसे हम तामुलाती समाअत कहते हैं। और दूसरा है गैर तामुलाती समाअत। गैर तामुलाती समाअत हम किसे कहेंगे? जहाँ पर सिर्फ एक तरफ़ा बात हो, एक तो आप सुनेंगे या फिर बोलेंगे। मिसाल के तौर पे आप कहीं पर बोल रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं, ये गैर तामुलाती समाअत है। इसी के साथ साथ टीवी है, रेडियो है, आर्टिफिशियल जितने भी हमारे टूल्स हैं साउंड के, वो सब के सब गैर तामुलाती समाअत के वसीले हैं, जैसे कि टीवी है, रेडियो हैं और जो कुछ भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। लेक्चर भी हो सकता है जिसमें बच्चे कोई कुछ ना कह रहा हो बल्कि सिर्फ मौलवी ही अपनी बात रखे जा रहा हो, तब भी वो तदरीस गैर तामुलाती तदरीस कहलाएगी, जहाँ पर सिर्फ सामे सुनते हैं और मुतकल्लिम सिर्फ बात करता है, उसे गैर तामुलाती समाअत कहेंगे। ओके, अब उसके कुछ अज्जा हैं, कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग है, इंग्लिश में इसे कहते हैं। समाअत के अज्जा कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात यह है कि अगर आप समाअत के अमल को समझना चाहते हैं तो समाअत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहला है मानी व मफ़हूम को अक्स करना। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि आप कंसंट्रेशन के साथ आप मुझे मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप मेरी बातों के मानी को और मफ़हूम को समझ रहे हैं, उसे अक्स कर रहे हैं। ये समाअत के अज़्ज़ा में से सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा है आवाज़ों में तफ़रीक़ करना। ठीक है, कि जो कुछ भी आवाज़ें आपके सराउंडिंग में या आप सुनने के दौरान आपके पास आ रही है, उस आवाज़ों में तफ़रीक़ करना, यानी कि आप वहाँ पर पहचानना, मुख्तलिफ़ आवाज़ों में फ़र्क को पहचानना, ये किसकी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। हमारे सराउंडिंग में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, हम हर आवाज़ को उसकी नोयत के हिसाब से, उसकी आवाज़ को सुनकर समझकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। उसके बाद है बेहतर समाअत के लिए जो लाजमी कंपोनेंट है वो ये भी है कि बातचीत की नोयत। बातचीत की नोयत से क्या मुराद है? यहाँ पर बातचीत की नोयत से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आपसे कहा जा रहा है पानी दो, ये एक जुमला है। ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत की नोयत को आपको समझना पड़ेगा कि पानी दो ये ऑर्डर है, पानी दो ये रिक्वेस्ट है या गुजारिश है। ठीक है, इसे कहते हैं हम बातचीत की, बात करने वाले की, कि किस अंदाज में बात की जा रही है, उसकी नोयत क्या है। ओके, नेक्स्ट है मौजूदा सूरत हाल में साबिक़ा मालूमात। मौजूदा सूरत हाल में साबिक़ा मालूमात और हालात का इस्तेमाल करना। जो कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसमें आप साबिक़ा मालूमात का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मुतकल्लिम को बाज़ रसी। बाज़ रसी का मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, अच्छे सामे की अलामत होती है, अच्छा सुनने वाले की अलामत होती है कि वो मुतकल्लिम को बाज़ रसी देता है, फ़ीडबैक देता है। ठीक है, कैसे देंगे आप फ़ीडबैक? अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप सुन रहे हैं, तो आप अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए, अपने पलकों के ज़रिए, अपनी मुंडी हिलाकर, ठीक है, या फिर अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए, या फिर हाँ, ना, यस सर, नो सर, इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज देते हैं, दे ऑल आर फीडबैक्स। वो सब के सब फीडबैक हैं।
ठीक है। तो ये अच्छे सामईन की खुसूसियात होती है कि वो सामे को अपनी जानिब अट्रैक्ट रखते हैं, और मुतकल्लिम को जब भी बात करता है या मुखर्रिज जब भी बात करता है तो अगर उसे फ़ीडबैक न मिले सुनने वालों की जानिब से तो वो डिसअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। इसलिए अच्छे सामे की ये खुसूसियात है, अच्छे सामे की अलामत है कि वो फ़ीडबैक देते हैं, बाज़ रसी देते हैं, ठीक है। और ये टूल जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर भी सिखाए जाते हैं। अगर आप अच्छी शख्सियत के मालिक बनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने जो कुछ भी शख्स बात कर रहा है, चाहे वो इल्म वाला हो या इल्म वाला ना हो, चाहे वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छे सामे की, अच्छे शख्स की ये खुसूसियात है कि वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ, अपने एक्सप्रेशन के साथ मुतकल्लिम की बात को बहुत बेहतरीन अंदाज से सुनता है, ताकि बोलने वाला कहीं पर भी टूटे ना, ठीक है। बोलने वाला अपनी बात को अच्छे तरीके से बात को रख सके, ठीक है। जितना अच्छा सामे होगा उतना अच्छा मुतकल्लिम अपनी बात को पेश कर पाएगा। इसलिए मुतकल्लिम को बात रसी देना ज़रूरी है। सुनी हुई बातों को दोहराने की सलाहियत, अच्छे सामे की अलामत भी यही होती है। कंपोनेंट में से भी एक ये है कि जो कुछ भी सुना जा रहा हो, जाहिर सी बात है जो कुछ भी आप समाअत कर रहे हैं तो आप उससे मफ़हूम अख्ज़ करेंगे और सुनी हुई बातों को दोहराने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होगी। ये 6 चीज़ें हैं जो बेहतर समाअत के लिए तवज्जो का मरकूज़ होना, गुफ्तगू दिलचस्प होना और आवाज़ में उतार चढ़ाव होना, ये तमाम मुतकल्लिम की चीज़ें हैं। और सुनने वाले की भी क्या क्या चीज़ें हमने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप ज़बान की तदरीस के अंदर अब ये जो 4 स्किल्स हैं उसमें से पहली स्किल आप समाअत की देख रहे हैं, बुनियादी इकाई आप देख रहे हैं। तो आप समाअत की तदरीस कैसे करेंगे, बच्चों की लिसनिंग स्किल को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए कुछ टूल्स हैं जिसको हम फास्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला कहानियाँ, ठीक है। ये पेडागॉगी में, उर्दू की पेडागॉगी के अंदर, इंग्लिश की पेडागॉगी में, हिंदी की पेडागॉगी में, मराठी की पेडागॉगी में, इन 4 स्किल पर सवाल आने कंपलसरी हैं। इसलिए बहुत गौर से सुनिए, जो भी टूल्स आपको बताए जा रहे हैं स्किल्स के लिए उसको ज़हन नशीन रखिए। कहानियाँ हैं, ठीक है। जब भी मौलिम कहानियों का इस्तेमाल करेगा, एक्टिविटीज़ का, याद रखिए, जब भी मौलिम लफ्ज़ों के खेल खेलेगा, जब भी मौलिम गाने, गीत, तराने, नज़में अपनी तदरीस में इस्तेमाल करता है, जब भी मौलिम खुलकर बातचीत करता है, बुलंद ख़वानी के ज़रिए बातचीत करता है, बुलंद आवाज़ में अल्फाज को दोहराता है, रोल प्ले करता है, सवाल जवाब की एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर लेता है, लिसानी तजुर्बे का हमने आपको शुरुआत में बताए थे स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर, ज़बान के लिसानी तजुर्बे का, जहाँ पर ज़बान की नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ़ सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने की चीज़ें होती है, हम उसे लिसानी तजुर्बे का कहते हैं, ठीक है। ये जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर बच्चे की सुनने की सलाहियत को हम परवान चढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। मौलिम जब कहानी सुना रहा है, बच्चे दिलचस्पी से सुनेंगे और उसको समझेंगे और फिर दोहराएंगे। अक्सर इस तरह का सवाल आता है कि मौलिम कमरे जमात में कहानी सुनाता है और तुलबा बगौर सुनते हैं और मौलिम के पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। तो मंदरजा बाला सरगर्मी से मौलिम तुलबा के अंदर कौन सी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। समाअत की, ठीक है, एक सवाल ये आएगा, बोलने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत या पढ़ने की सलाहियत, ठीक है। तो आप सुनने की सलाहियत, जी, सुनने की सलाहियत आपको कैसे याद रखना है, 2 चीज़ें, जब तुलबा बुलंद ख़वानी करेंगे तो कौन सी सलाहियत परवान चढ़ेगी, जब मौलिम कहानियाँ सुनाएगा तो कौन सी परवान चढ़ेगी, दोनों के अंदर फ़र्क होता है। यही हमने ऑफलाइन के बच्चों को भी बताए हैं, ठीक है, कि जब मौलिम बुलंद ख़वानी करेगा, जब मौलिम कहानियाँ सुनाएगा, जब मौलिम नज़में पढ़ेगा, तो ये मौलिम के ज़रिए की जा रही है, तो किसके लिए की जा रही है, तुलबा के लिए, तुलबा के लिए। तो तुलबा जब सुनेंगे तो सुनने की सलाहियत उनकी डेवलप हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी पर सवाल आता है और इसी पर सवाल पूछे गए हैं, आप याद रखिए इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बोलना, अगली सलाहियत है बोलना, ठीक है। शुरुआत में हमने आपको बताए हैं कि जो 4 बुनियादी महारतें हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो सुनना और पढ़ना, ये 2 चीज़ें हमने देखे थे कि वो रिसेप्टिव है। बोलना और लिखना ये 2 ऐसे हैं जो इज़हार पैदावार की पैदावारी सलाहियतें कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं।
प्रोडक्टिव स्किल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे अपने आप के ख़यालात के इज़हार को इन वसीले के ज़रिए अपने आप को इज़हार करते हैं, ठीक है, अपने अल्फाज को बयान करते हैं, अपनी एहसास को बयान करते हैं बोलने के ज़रिए और लिखने के ज़रिए। साथ ही साथ ये जो महारतें हैं बोलना या लिखना, ये तख्लीक़ी महारत भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी है, नई चीज़ों को बच्चे अपने अंदर की चीज़ों को पेश करेंगे बच्चे, इसलिए इसे तख्लीक़ी महारत भी कहते हैं। साथ ही साथ बोलना सुनने का रद्द अमल क्या है? किसी से अगर पूछा जाए कि सुनना क्या है, बोलना क्या है, बोलना क्या चीज़ है? सुनने का रद्द अमल है। जब हम जितना अच्छा सुनेंगे, क्योंकि सुनने को बुनियादी इकाई कहा गया है, तो बच्चा जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा बोल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आपने बात करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों को बचपन में बात करते हैं, तब हम बच्चों के रिकग्निशन पावर को, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम बढ़ाते हैं, उनके सुनने की क्षमता को विकसित करते हैं, ठीक है। बोलने के अमल में सोचना, ख्याल और समाअत के चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। जिस तरह हमने आपको पढ़ने के अंदर उर्दू की शुरुआत के पीरियड में बताया था, पढ़ने का मतलब क्या है, ठीक है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रीडिंग करना नहीं होता। पढ़ने के अंदर हमने देखे थे कि समझना, उसका मानी अख्ज़ करना, नतीजा अख्ज़ करना, अंदाज़ा लगाना, तस्दीक़ करना, ये चीज़ें शामिल है। तो बोलने के अमल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? जब भी बोलना यानी फालतू गिरी नहीं है, ठीक है। बोलना क्या है? बोलने के अमल के अंदर सोचना भी शामिल है, ठीक है, ख्याल भी शामिल है, और जो कुछ भी उसने सुना है वो भी शामिल है बोलने के अंदर। ओके जी, किसकी आवाज़ आ रही है प्लीज़ म्यूट कीजिए। उसके बाद देखिए ज़बानी इजहार के तदरीस के तरीक़े। अभी हमने शुरुआत में समाअत की तदरीस के तरीक़े देखे थे, कहानियों के ज़रिए, अल्फाज के खेल के ज़रिए। आप बोलने की तदरीस कैसे करेंगे, बोलने की महारत का फ़रोग़ आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के बीच में जो बारीक फ़र्क है उस चीज़ को समझिए। पहली है बातचीत। अब यहाँ पर मौलिम को ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना चाहिए या तुलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत का मौका देना चाहिए? तुलबा को देना चाहिए। अगर तुलबा ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत, तुलबा को अगर मौके मिलते हैं तो बोलने की सलाहियत किसकी बढ़ेगी? तुलबा की, ठीक है। और अगर मौलिम, जी, अगर मौलिम बातचीत कर रहा है तो फिर तुलबा की कौन सी सलाहियत बढ़ेगी बताइए? वेरी गुड, इस फ़र्क को आपको समझना है, ठीक है, याद रखिए, ये जो डिस्टिंग्विश है इसको आप याद रखिए। साथ ही साथ दूसरा टूल है गुफ्तगू। बच्चों के साथ गुफ्तगू करना, दिलचस्प मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, या फिर घर में कोई फंक्शन हुआ, कोई त्यौहार है, कोई प्रोग्राम है, उस टॉपिक पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, या जो कोई भी टॉपिक पर आप उनके पसंदीदा खेल पर, मशगलों पर, सब्ज़ी तरकारियों पर, उनके पसंदीदा खानों पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। साथ ही साथ बुलंद ख़वानी। बुलंद ख़वानी कौन करेगा यहाँ पर? टीचर करेगा या तुलबा करेंगे? टीचर। अच्छा, टीचर करेगा। टीचर अगर बुलंद ख़वानी करेगा, याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टीचर अगर बुलंद ख़वानी करेगा तो तुलबा की सुनने की सलाहियत परवान चढ़ेगी, ठीक है। फ़र्क को समझ रहे हैं आप? और जब तुलबा बुलंद ख़वानी कर रहे हैं तो तुलबा की बोलने की सलाहियत, आप जब भी बुलंद ख़वानी आएगा पेपर में या गुफ्तगू आएगा तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेना कि बुलंद ख़वानी कौन कर रहा है, तुलबा कर रहे हैं या टीचर कर रहे हैं। अगर तुलबा कर रहे हैं तो बोलने की सलाहियत परवान चढ़ेगी, अगर टीचर कर रहा है तो तुलबा की सुनने की सलाहियत परवान चढ़ेगी। फ़र्क समझ में आ रहा है? जी सर। अगर मौलिम कहानियाँ सुना रहा है जी सर कमरे जमात में, तो वो कौन सी सलाहियत को परवान चढ़ा रहा है? सुनने की। वेरी गुड। और अगर तुलबा कहानियाँ बोल रहे हैं तो? बोलने की। जी, तुलबा में बोलने की सलाहियत को परवान चढ़ा रहा है। फ़र्क समझ में आ गया? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदाकारी, ड्रामा निगारी, तुलबा को मुख्तलिफ रोल देना, ठीक है, तुलबा को मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार अदा करने के लिए कहना। वहाँ पर तुलबा मुख्तलिफ लब व लहजे का इख्तियार करेंगे और अल्फाज के उतार चढ़ाव को पेश करेंगे, नए अल्फाज सीखेंगे। तस्वीर पर इज़हार ख़याल करना, ठीक है, कोई भी एक तस्वीर दे दिए या फिर फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीर है, कोई भी तस्वीर मान लीजिए, और उस पर अपने इज़हार ख़याल करना। किसने, टीचर ने करना या तुलबा ने? तुलबा ने। जी बिल्कुल सही। तो अगर तुलबा अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे तो बोलने की सलाहियत परवान। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये 100% पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम में।
जब पेपर होगा तब आकर हमको फिर आप मैसेज करेंगे कि ज़रूर सर ये जो स्किल्स थे उसमें ये सवाल आए हैं। तजुर्बात सुनाना, तजुर्बात किस चीज़ के सुनाना? तुलबा सुनाएंगे। वो ट्रिप को गए थे तो फिर आप ट्रिप से आने के बाद तुलबा से उनके तजुर्बात सुन रहे हैं। तुलबा छुट्टियों में घूमने के लिए गए थे, सैर व तफरीह के लिए, वो छुट्टियों के बाद आया तालिब इल्म, अब उसे आप बोलने के लिए कह रहे हैं कि बताओ आपने सैर तफरीह में कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखे, तो वहाँ पर भी तुलबा की बोलने की सलाहियत को हम परवान चढ़ा रहे हैं। बैतबाजी है, ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर हम ले सकते हैं। किसी उन्वान पर, त्यौहार पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, उन्हें इज़हार ख्याल का मौका दे सकते हैं। ठीक है, ये थी बोलने की दो सलाहियतें हमने देख ली हैं। समझ में आया अच्छे से? सुनना और बोलना। नेक्स्ट स्किल है आपके सामने, नेक्स्ट स्किल है आपके सामने पढ़ना, जिसे मुताला भी कहते हैं और ख़वानदगी भी कहते हैं। ओके, पढ़ना क्या है, मुताला क्या है, ख़वानदगी क्या है? जो भी तहरीरी अलामात हैं, हम जानते हैं कि हर ज़बान की अपनी अपनी अलामती निज़ाम है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, उर्दू में हुर्फ़ तहजी हैं, मराठी में अक्षर हैं। तो ये जो अलामतें हैं उनको पहचानना, समझना, माने अक्स करना पढ़ना कहलाता है। ठीक है, पहचानना, समझना, माने अक्स करना, इसी को हम ख़वानदगी कहते हैं, इसी को हम पढ़ना कहते हैं। ओके, जिस तरह हमने वहाँ पर सुनने के अज्जा देखे थे, समाअत के कंपोनेंट देखे थे, अब यहाँ पर आपको पढ़ने के अज्जा देखना है। ठीक है, पढ़ने के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं? उसमें सबसे पहले हैं वही जो हमने तारीफ़ में पढ़े हैं, छुपी हुई अलामत को पहचानना। ठीक है, छुपी हुई अलामत को पहचानना। दूसरा है छुपी हुई अलामत को पहचाना, यानी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं अल्फाज के अंदर। हम जानते हैं उर्दू हमारी ऐसी ज़ुबान है जिसमें आइन की 3 शक्लें होती हैं, लाम की 2 शक्लें होती हैं, बे की 2 शक्लें होती हैं। पढ़े नहीं पढ़े कायदे में? जी सर। जी, तो छुपी हुई अलामत को पहचाना उसे कहते हैं। और जब वो अलामतें आपको रिकग्नाइज़ हो जाती हैं, पहचान लेते हैं आप, तब उसे आप क्या करते हैं? आवाज़ देते हैं। जैसे ही अलामत आपके पहचान में आती है तब उसे साउंड देते हैं आप, आइन, जीम, लाम, जो आवाज़ उसे पर्टिकुलर आप फोनेटिक्स उसको आपको देते हैं। ख़यालात को समझना, अगर जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा गया है, उन ख़यालात को आप समझते हैं। ये 3 कंपोनेंट पढ़ने के अंदर शामिल हैं, छुपी हुई अलामत को पहचाना, आवाज़ देना और उसको समझना। ठीक है, 3 चीज़ें पढ़ने के अंदर शामिल हैं। साथ ही साथ माहिरीन जो तालीम है वो रीडिंग के अंदर 5 मरहले, आम तौर पर जिसे 5R कहा जाता है, वो 5 मरहले आपके सामने रखे जाते हैं। पढ़ने के 5 मरहले, वो 3 कंपोनेंट थे, ये 5 मराहिल हैं। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मराहिल के नाम पे देखी जाती हैं। 5R, रीडिंग के 5R कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को उर्दू में कहते हैं इंदराज, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो कुछ भी मालूमात मिल रही है उसे अपने जहन में दर्ज करना, उसे हम इंदराज कहते हैं। दूसरा है रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब है शनाख्त करना। जीम को देखा, उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब वो जीम चीम है या है खे है, आपने पर्टिकुलर अलामत को देखकर रिकग्नाइज़ कर दिया, यानी शनाख्त आपको हो चुकी। ये दूसरा मरहला है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है रिटेंशन, यानी कायम करना। आप उसके ऊपर कायम रहते हैं कि हाँ, जो मैंने शनाख्त किया है वो यही चीज़ है। उसके बाद आता है रिकॉल। रिकॉल कहते हैं बाज़याफ्त को। ठीक है, बाज़याफ्त यानी दोहराना, यादा करना। और तीसरा है रिमेंबर, लास्ट है 5वां, रिमेंबर यानी याददाश्त। ठीक है, ये 5 आपको याद रखना है। 5R क्या है? मरहले हैं, स्टेप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग है, बार बार मुसलसल अक्सर पेपर में टाइप्स ऑफ रीडिंग पर सवालात पूछे जाते हैं और ये हमारी
जो हम पेपर सॉल्व कराते हैं यूट्यूब पे, आपने देखे हैं कि कई सालों के पेपर हमने प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व किए हैं। तो जब हम इक़्तिबास पढ़ते हैं तो इक़्तिबास को किस तरीके से मुताला करना है वो शुरुआत में ही हम हर वीडियो के अंदर बोलते हैं कि आपको सरसरी मुताले के तहत आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये मुताले की एक किस्म है सरसरी मुताला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कीमिंग। मुताले की अक़साम आपको देखना है। तो सबसे पहला है स्कीमिंग। तो स्कीमिंग के अंदर आपको क्या याद रखना है, सरसरी मुताले का मतलब क्या है। सरसरी का मुताले का मतलब ये है कि आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, सीटेट के पेपर में आपको जो है मुख्तलिफ़ इक़्तिबास आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको जो है वो प्रेमचंद की कोई कहानी आपको आ गई, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जिस तरह हमने आपको वीडियो में पेपर के सरसरी मुताले का तरीका बताया, फ़ौरी आप पढ़ना शुरू करते हैं। 2-3 मिनट में आप उस इक़्तिबास को मुकम्मल कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो इक़्तिबास है, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये किस उन्वान से रिलेटेड है, किस बैकग्राउंड का ये इक़्तिबास है, ठीक है। तो प्रेमचंद का है तो आप समझ जाते हैं कि ये कहानियाँ हैं, ठीक है, या अफसाना है, या फिर ये जो है कोई एक सबक आमोज़ कहानी है, दिलचस्प कहानी है। अगर आपको तारीख़ी कोई इक़्तिबास दिया जाए, आप उसे फ़ौरी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये तारीख़ से रिलेटेड पैसेज हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं सरसरी मुताला, जहाँ पर आप किसी पैराग्राफ को, किसी इक़्तिबास से आप मुतारिफ़ हो रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो सरसरी मुताला समझ में आया। स्कीमिंग क्या है रुखसार? जी सर। जी सर। चलिए, उसी से रिलेटेड है मुताले की दूसरी किस्म, जिसका नाम है स्कैनिंग, ठीक है। स्कैनिंग का मतलब क्या है, ऐसा सरसरी मुताला जहाँ पर आप किसी चीज़ के सवाल का जवाब तलाश करते हैं, कोई भी मतलूबा इंफॉर्मेशन, फार्मूला, नाम, वजह, जो कुछ भी आप तलाश करते किसी भी मतन को पढ़कर, उसे हम स्कैनिंग कहते हैं। सरसरी मुताला किसी भी इक़्तिबास का सिर्फ़ आप तारुफ जानने के लिए, किससे रिलेटेड है वो जानने के लिए आप पढ़ते हैं, और स्कैनिंग जो है किसी चीज़ की तलाश में आप पढ़ते हैं मवाद। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? जी सर। चलिए, उसके बाद तीसरी किस्म मुताले की, जिसका नाम है अमीक़ और वसी मुताला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। अमीक़ और वसी मुताले का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो भी पढ़ने वाला रीडर है वो हर लफ्ज़ ब लफ्ज़ गौर फ़िक्र करता है, हर मानी समझता है, हर मफ़हूम की तफ़हीम के साथ ज़बान की बारीकियों, उसकी तरकीब का जायज़ा लेता है, ठीक, और साथ ही साथ उससे लुत्फ़ अंदोज़ भी होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं अमीक़ और वसी मुताला। समझ में आ गया? जैसे कि मिसाल के तौर पर पहले ज़माने में कुछ लोगों को, मेनली गर्ल्स को, अफसाने, नावल पढ़ने की शौक़ था, है ना। आज भी लोगों को दिलचस्पी होती है तारीख़ी किताबें पढ़ने में, ठीक है, या इस्लामी किताबें पढ़ने में, या कहानियाँ पढ़ने में, जहाँ पर वो महू हो जाते हैं, अल्फाज में खो जाते हैं, गहराई के साथ पढ़ते हैं, और जो कुछ भी मंज़र बयान किया जा रहा है उसको अपने जहन में लाते हैं। इस तरीक़े की जो मुताला होता है उसे हम अमीक़ और वसी मुताला कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, और भी 2 किस्में हैं पढ़ने की जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, जो आमतौर पर हम देखते हैं किताबों के अंदर, वो बुलंद ख़वानी और ख़ामोश ख़वानी। आप पढ़ते हैं मतन को बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं तो वो बुलंद ख़वानी, बग़ैर आवाज़ के अगर पढ़ रहे हैं नज़रों से तो वो ख़ामोश ख़वानी। ख़ामोश ख़वानी में, बुलंद ख़वानी में सिर्फ तफ़हीम का है, ठीक है। जब आप ख़ामोश मुताला करते हैं या ख़ामोश ख़वानी आप करते हैं तो उसके साथ साथ तफ़हीम शामिल है, उसके साथ लुत्फ़ अंदोज़ी शामिल है, इतना याद रखिए आप। अब जिस तरह आपने सुनने की महारत का फ़रोग़ देने के लिए मौल्लिम क्या कर सकता है, तदरीस, वो देखें। बोलने की महारत परवान चढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, वो देखें। अब पढ़ने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए क्या तदरीस कर सकता है या मौल्लिम क्या कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हैं बोलती दीवारें। हर स्कूलों के अंदर आमतौर पर इस तरकीब को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दीवारों पर मुख्तलिफ़ कौल लिखे होते हैं, दीवारों पर चार्ट्स बनाए जाते हैं। प्री प्राइमरी लेवल पर ख़ास तौर पर इन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है, बोलती दीवारें,
हर स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर, नर्सरी लेवल पर आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका मकसद क्या है, कौन सी महारत को फ़रोग़ देना है, बोलती दीवारों का मकसद क्या है बताइए। पढ़ने की महारत को फ़रोग़ देना। अब हर इस पीरियड में जितने एक्टिविटीज़ हमने बताए हैं उन हर एक्टिविटी का मकसद और उस एक्टिविटी से कौन सी महारत डेवलप हो रही, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है अपने ख़यालात लिख कर पढ़वाना, ठीक है। ये भी एक एक्टिविटी है, अपने तजुर्बात लिखना और उसे पढ़वाना बच्चों के ज़रिए, उसे भी हम पढ़ने की महारत कहते हैं। जहाँ पर लिखने की जो शुरुआत होती है, ख़यालात को यकजा करना। एक सवाल सीटेट में पूछा हुआ है जो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन 100% इस तरह का सवाल है। लिखने की महारत में सबसे पहले बुनियादी इकाई क्या है, या फिर पढ़ने की महारत में, लिखने की महारत में सबसे पहले क्या करता है, या फिर कौन सा अमल शामिल है। तो लिखने की महारत में सबसे पहला अमल शामिल ये है कि तुलबा अपने ख़यालात को मुंज़ब्त करते हैं, अपने ख़यालात को यकजा करते हैं, ठीक है, लिखने से पहले। उसके बाद है निसाब के अलावा दिलचस्प मवाद अब तुलबा को फ़राहम कर सकते हैं। बोर हो जाते बच्चे तारीख़ शरीयत साइंस पढ़ के। इसके अलावा भी आप दीगर मौजूदा करंट जो अफेयर्स हैं, करंट नॉलेज, जनरल नॉलेज हैं, या पॉलिटिक्स हैं, या नित नई जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, इस तरीक़े की नई निसाब के अलावा भी आप दिलचस्प मालूमात देकर तुलबा में पढ़ने की आदत डलवा सकते हैं। और एक टूल है जिसका नाम है अदब अतफ़ाल। अदब अतफ़ाल ये एक छोटी सी तुलबा की तंजीम होती है जहाँ पर लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने का एक माहौल बनाया जाता है, उन्हें उसके वसाइल फ़राहम किए जाते हैं सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के। उसका नाम अदब अतफ़ाल है, ठीक है। ये आप अपने स्कूल में भी कायम कर सकते हैं। उसके बाद अगली चौथी महारत आती है आपके सामने लिखना। आखिरी स्किल है लिखना, इंग्लिश में कहते हैं उसे राइटिंग स्किल, ठीक है। लिखना क्या है, जैसा हमने वहाँ पर पढ़ना क्या है उसका जवाब देखे थे। पढ़ना क्या है, जो अलामतें दी जा रही है उसको अलामात को आवाज़ देना, माने अक्स करना, समझना, ये पढ़ने की तारीफ़ देखे थे हमने। उसी तरह यहाँ पर लिखना क्या है, बामाने अल्फाज को तहरीरी शक्ल देना, ये लिखना कहलाता है या तहरीर कहलाता है। बामाने अल्फाज को तहरीरी शक्ल देना ये लिखना कहलाता है, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि वो बामाने अल्फाज भी ना हो, ठीक है। हम तारीफ़ में तो आपको बता रहे हैं, बामाने अल्फाज को लिखना तहरीर कहलाता है, बामाने अल्फाज को तहरीर करना लिखना कहलाता है। लेकिन कभी कभार ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, जिनके पास ज़ख़ीरे अल्फाज बहुत कम हैं, लेकिन जब आप उनके सामने पेन दे देते हैं, वो पेन से इस तरह कर लेते हैं कुछ तो भी, है ना, लकीरें मार देते हैं, दायरे बना देते हैं, तो ये भी एक तहरीर है, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल आए तो आप याद रखिए, छोटे बच्चे अगर वो स्केच भी कर लें, कोई लकीरें भी मार दें, तब भी ये तहरीर कहलाएगी, लिखना कहलाएगा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए। और हम जानते हैं शुरुआत में हमने देखे थे कि 4 स्किल्स में दो स्किल जो है प्रोडक्टिव स्किल हैं और 2 स्किल क्या हैं, रिसेप्टिव हैं। तो लिखना हमारे इजहार खुदी का ज़रिया है, इसीलिए इजहारी पैदावारी सलाहियत कहलाता है, यानी प्रोडक्टिव स्किल है लिखना। ओके। साथ ही साथ लिखने के अंदर हमारे जो फाइन मोटर स्किल्स हमारे इस्तेमाल में आती है, लतीफ़ हरकी महारत है हमारी ये, क्योंकि इसके अंदर हमारे ब्रेन का हिस्सा शामिल है, यानी कि हमारा दिमाग इसमें काम करता है, इसे मोटर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर वो चीज़ सलामत रहेगी तो बच्चा हमारा फ़ाइन मोटर ऑर्गन के ज़रिए बेहतर तरीक़े से लिख सकता है। तो ये इसका ताल्लुक़ जो है वो नफ्सी हरकी चीज़ों से, हरकी नशोनुमा से हैं, इसलिए उसे हम लतीफ़ हरकी महारत भी हम उसे कहते हैं, लतीफ़ हरकी महारत या हरकी महारत, ठीक है। उर्दू को देख के कंफ्यूज नहीं होने का, पढ़े हुए आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये फ़ाइन मोटर स्किल है। याद आया
कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर? यस सर। अपने हाथों से बच्चे जब भी अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए कैच करना, लिखना, ये सब क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट है। ठीक है, उसी को यहाँ पर हर की महारत भी कहते हैं। जिस तरह वहाँ पर बोलने की सलाहियत प्रोडक्टिव स्किल थी, वहाँ पर बच्चे अपने इजहार ख़ुदी को, अपने ख़यालात को, अपने एहसासात को वहाँ पर बता रहे थे। तहरीर के अंदर भी लिखने वाला अपने जज्बात, अपने ख़यालात और अपने एहसासात का इजहार करता है। ओके, अभी हमने आपको जो चीज़ बताई वह यहाँ पर लिखी हुई भी है। देखिए, बचपन में बेतरतीब खींची गई लकीरें भी उन बच्चों की तहरीर है। इसे आप याद रखिए, खुदा न खास्ता कभी पूछ ले तो। ठीक है, उसके बाद है लिखने की बुनियादी अज्जा। जैसा पढ़ने के बुनियादी अज्जा देखे, बोलने के बुनियादी अज्जा देखे, सुनने के देखें। अब लिखने के बुनियादी अज्जा ये हैं कि जब भी आप लिखें या बच्चा जब भी लिखे तो इमले साफ़ हो, उसका गलती से पाक हो। ठीक है, साथ ही साथ उसकी लिखने की रफ्तार मुनासिब हो, खुश ख़त हो, मौलिम की भी खुश ख़त हो और तलबा की भी जो तहरीर है वो खुश ख़त हो। ये लिखने के अज्जा में से शामिल है। अगर मौलिम गलत और खुश ख़त नहीं लिखेगा तो तलबा भी उसकी तक़लीद करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं टीचर की। इसलिए अगर मौलिम की हैंड राइटिंग गलत आएगी तो वो पूरी नस्ल जो 30-40 स्टूडेंट्स के क्लासरूम में मौजूद हैं, वो पूरे के पूरे नस्ल जो है ख़राब हैंड राइटिंग का शिकार होती हैं। इसलिए हर मौलिम को चाहिए कि वो खुश ख़त सीखें। ठीक है, उसके बाद है रमूज़ व औक़ाफ़। ठीक है, सही वो रमूज़ व औक़ाफ़ का ख़याल रखें, मुनासिब असलूब इख्तियार करें। जो कुछ भी जुमले लिख रहा है उन जुमला बंदी के दरमियान मुनासिब रब्त भी हों अल्फाज के दरमियान। ठीक है, ये उसके अज्जात हैं। उसके बाद है लिखने की तदरीस। आप लिखना कैसे सिखाएंगे आप? ठीक है, लिखने की तदरीस सबसे पहले याद रखिए कि लिखने की इब्तिदा जो है वो ड्राइंग से होती है। आम तौर पर नर्सरी में, मॉन्टेसरी में, जूनियर केजी, सीनियर केजी में बच्चों को जो है तो फाइन मोटर ऑर्गन्स का यूज़ सिखाया जाता है। आपने देखा होगा, क्या आपने नहीं देखा कि जो बच्चे नर्सरी में, जूनियर केजी, सीनियर केजी में होते हैं उनको उनके क्लास टीचर जो CBSE स्कूल्स में आमतौर पर ये एक्टिविटीज़ ली जाती है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर बच्चों को रंग बिरंगी रंग में भरा देते हैं और वो पूरे के पूरे फिंगर्स यहाँ पर डुबा के आपको पेज पर लगाते हैं। देखिए ना आपने एक्टिविटी, कलर में भरा देते हैं और पूरा अपना पंजा कागज़ पर लगाते हैं। देखिए आपने? जी सर। ठीक है, और उसके बाद जो है तो रैंडम तस्वीरें बनाई जाती हैं। ठीक है, ये पहले उनको फैमिलियर करवाया जाता है, उनके फाइन मोटर ऑर्गन्स को फैमिलियर करते हैं, बच्चा जोड़ते हैं, किस तरीके से देखते हैं वो सिर्फ पेडागॉगी के टीचर ही जान सकते हैं कि कौन सी स्किल को किस तरफ लेके जाना है। तो वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग से होती है, उंगलियों से कलर भरते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद पेंसिल से भरते हैं, उसके बाद पेन पकड़ते हैं। इस तरह फाइन मोटर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो लिखने की जो इब्तिदा है वो ड्राइंग से होती है, आप इसको याद रखें। उसके बाद है, अगर बच्चे थोड़ा भी अगर अच्छा लिखते हैं, कोई अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनकी तहरीरों को, उनकी खुशखती को टीचर को चाहिए कि वो कमरे जमात में लगाएं। ठीक है, ताकि दीगर तलबा में भी उस तरीक़े की ख्वाहिश पैदा हो। ज़ाती एहसास, जब बच्चे लिखना अच्छा सीख जाएं तो तलबा के अपने ज़ाती ख़यालात लिखने के लिए उन्हें कहें मुख्तलिफ़ उन्वानात पर। अब लिखना सिखाने के तरीक़े। ठीक है, बोलने की तदरीस के तरीक़े हमने देखे हैं कि बोलने की तदरीस के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ लेंगे, सुनने की तदरीस के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ लेंगे, पढ़ने की एक्टिविटीज़ क्या क्या लेंगे, उसी तरह लिखने सिखाने के लिए आप क्या क्या लेंगे या उसका तरीक़ेकार क्या है। तो आप लिखिए नोटबुक में इन चीज़ों को, किताबों में है लेकिन माने समझ में नहीं आते, आसान अल्फाज में आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं। सबसे पहला जो तरीक़ा है वो है अबजदी तरीक़ा। अबजदी, अलीफ बे जीम दाल छोटी या, ये जो तरीक़ा है ये अबजदी तरीक़ा, पुराना क़दीम तरीक़ा है। ठीक है, ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे हैं, क़दीम तरीक़ा है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, पहले आप
हुर्फ सिखाते हैं बच्चों को, उसके बाद अल्फाज सिखाते हैं और फिर जुमले सिखाते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अलीफ सिखाएंगे, फिर उसके बाद बे सिखाएंगे, उसके बाद जीम सिखाएंगे, फिर बे अलिफ बा सिखाएंगे, फिर उसके बाद बे अलिफ बा ते सिखाएंगे। इस तरह हुर्फ तहजीज से होते हुए अल्फाज, अल्फाज से होते हुए जुमले और जुमले से होते हुए उसकी डेवलपमेंट होगा। उसे हम अबजदी तरीक़ा कहेंगे। समझ में आया? अबजदी तरीक़ा साख्त पर मबनी है, स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं। हम जानते हैं, ज़बान के अंदर हमने देखें, ज़बान की तदरीस के अंदर भी हमने देखें। ठीक है, तो ये लिखने के तरीक़े में वही चीज़ है। उसके बाद है नेक्स्ट मेथड पेस्टालॉजी तरीक़ा। इंग्लिश में भी उसे पेस्टालॉजी कहते हैं। ठीक है, पेस्टालॉजी में क्या है कि वहाँ पर बच्चों को सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सर्कल्स ये सिखाए जाते हैं, फैमिलियर कराया जाता है। समझ में आया? देखे कि नहीं देखे आपने पेस्टालॉजी तरीक़ा? लेकिन आपने देखे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये पेस्टालॉजी तरीक़ा है। लिखाने से पहले इस तरीक़े की आपको, हम भी कैलीग्राफी सिखाने से पहले इस तरह की एक्टिविटीज़ लेते हैं, सर्कल बनाने लगाते हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है स्ट्रोक सर जी, ये कौन सा तरीक़ा है? पेस्टालॉजी तरीक़ा है। ठीक है जी सर। उसके बाद है मॉन्टेसरी तरीक़ा। मारिया मॉन्टेसरी आपको मालूम है, साइकोलॉजिस्ट थी। मॉन्टेसरी मेथड उसने CDP के अंदर हमने देखे थे। उसके 3H मशहूर हैं, 3H मॉन्टेसरी में। वो कहती हैं द हैंड इज़ चीफ टीचर ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे का जो हाथ है वो उसका असल टीचर है। ठीक है कि और 3H कहते हैं हेड, हैंड और हार्ट। जब तक बच्चा फिज़िकली और मेंटली, दिल से, दिमाग से क्लासरूम के अंदर मौजूद नहीं है, तब तक वो नहीं सीख सकता। ये मॉन्टेसरी का कहना था। ठीक है, इसकी पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो टूल्स पर मबनी है। मुख्तलिफ़ टूल्स के ज़रिए, आलात के ज़रिए, खिलौनों के ज़रिए। यहाँ पर कापी पेन किताब नहीं होता। उसे मारिया मॉन्टेसरी मेथड हमने CDP के अंदर इस चीज़ को देखा हुआ है, इसकी थ्योरी को भी पढ़ा हुआ है, हम उर्दू में डिस्कस कर लिए इसको। ठीक है, तो मॉन्टेसरी के अंदर इस तरीके के प्लास्टिक के, लकड़ी के सॉलिड बनाए जाते हैं, लकड़ी के गुदे के ज़रिए, प्लास्टिक के ज़रिए। नज़र आ रहा आपको? जहाँ पर बच्चे उंगलियाँ फेर कर इन अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, ये मॉन्टेसरी किट है। लकड़ी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, जहाँ पर वो फिंगर्स, उंगलियाँ फेर कर इन रीडिंग करते हैं, शनाख्त करते हैं। लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, यानी कि पेन है तो पेन से आप जब तदरीस कर रहे हैं तो सीख रहे हैं बच्चा, तो पेन से मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस लिखे जा सकते हैं। लेकिन मॉन्टेसरी के अंदर जो भी वो लवाज़िमात बनाए वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए है। इसके अलावा जोड़ अल्फाज भी आप सिखाना उसके लिए मुश्किल है, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत में इनिशियल स्टेजेस में हुर्फ की शनाख्त के लिए वो बेहतर है। समझ में आ गया? ये था आपका पूरा चैप्टर, हमको कंप्लीट करना था। कल इत्तेफाक से टेक्निकल इशू था कि वो फ़ाइल जो हमने तैयार की हुई थी वो ओपन नहीं हो रही थी। हमने दिन भर आज उसके ऊपर कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ओपन हुई हैं। तो ज़बान की बुनियादी महारतें जो 4 हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप इस पर पूछे जाने वाले तमाम सवालात के आप जवाब अच्छे से देंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और इस पर मबनी प्रीवियस क्वेश्चंस भी आप कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है या प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है तो बराए मेहरबानी इसी चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे प्रीवियस पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। सिर्फ जवाबात नहीं बताए, एक्सप्लेन भी किए हैं कि इस सवाल का ये जवाब क्यों है। वो देखिए प्रीवियस पेपर, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। ठीक है, और जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, सिटेट दे रहे हैं, एग्ज़ाम करीब है, उन तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.